एंड गेम के बाद स्टीव की जर्नी कैसी हुई होगी, ये सोचा तो बहुत लोगों ने होगा, बट ओवर थिंकिंग मुझसे बढ़िया शायद ही किसी ने की होगी। एक्चुअली हुआ क्या होगा, उसने ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट की या नहीं, इवन स्टोन्स रखने के बाद रुक के उसने क्या क्या किया, तुम सोच नहीं सकते ये स्टोरी कितनी फैसिनेटिंग हो सकती है। तो सोचो मत, मैं बताऊंगा ना। वेलकम टू रोवी। कहानी शुरू होती है 2012 से ब्रांच हुई उस टाइमलाइन से जहां एंशिएंट वन सैंक्टम सैंक्टोरम में कर रही थी इंतजार। अभी अभी ब्रूस टाइम स्टोन ले गया था और कुछ ही सेकंड्स बाद वहां आता है स्टीव रॉजर्स। पर ग्राउंड फ्लोर पे एंशिएंट वन नीचे आती है और स्टीव उसे टाइम स्टोन दे देता है। अब स्टीव एक हेल्प मांगता है। ये स्टोन्स जब उठाए गए थे तो ज्यादातर अपने रॉ फॉर्म में नहीं थे। स्पेस स्टोन था टेज़रेक्ट के अंदर, माइंड स्टोन था सेप्टर में, पावर स्टोन ऑर्ब में और रियलिटी स्टोन थी ईथर के फॉर्म में। तो अब स्टीव एंशिएंट वन को टाइम स्टोन की हेल्प से इन्हें अपने उन फॉर्म्स में रिस्टोर करने को बोलता है और अब ये स्टोन्स रेडी थे लौटाने के लिए। एंशिएंट वन पूछती है कुछ और चाहिए? स्टीव बोलता है हाँ, अभी इस वक्त स्टार्क टावर की लॉबी में मेरा पास्ट सेल्फ बेहोश पड़ा है। अगर आप ठीक उसके ऊपर ही एक पोर्टल खोल देती ना तो मैं सीधा सेप्टर उसके पास ही फेंक देता जहां से मैंने ये लिया था। एंशिएंट वन वही करती है और ऐसे टाइम स्टोन और माइंड स्टोन लौटाना हो गया। अब स्टीव जाने वाला था तो एंशिएंट वन उसे बोलती है कि ध्यान रखना स्टीव, आगे तुम्हारी जर्नी बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगी। तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो तुमने कभी सोचा भी ना हो, पर हर हाल में ध्यान रखना कि ये स्टोन्स गलत हाथों में ना जाए, नहीं तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। स्टीव बोलता है मैं ध्यान रखूंगा मैम। फिर वो निकल जाता है और उसी वक्त ये ब्रांच टाइमलाइन इरेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ लोकी को लेकर टीवीएच चली गई और उन्होंने ये ब्रांच इरेज कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए ये वाली वीडियो देखें। अब स्टीव जाता है 2013 की टाइम पॉइंट पे एस्गार्ड में म्योनीर और ईथर लौटाने। अब ये शायद पहली ऐसी टाइम पॉइंट है जहां से ब्रांचिंग नहीं हुई, बिकॉज यहाँ एज सच कोई चेंज हुआ नहीं था, थैंक्स टू थॉर की माँ फ्रेगा। सो स्टीव फ्रेगा से मिलता है, म्योनीर को बस नीचे रख देता है क्योंकि थॉर जहां से भी बुलाएगा ये चला जाएगा। देन फ्रेगा बोलती है ईथर मुझे दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। स्टीव बोलता है थैंक्स, मेरा काम आसान करने के लिए। फ्रेगा बोलती है तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो स्टीव, पर तुम्हारा मन सही जगह नहीं है। मे बी इस जर्नी के बाद तुम्हारा अधूरापन पूरा हो। स्टीव बोलता है थैंक्स मैम, आई होप सो। एंड देन वो निकल जाता है 1970 के टाइम पॉइंट पे शील्ड बेस पे। इस पॉइंट से भी ब्रांचिंग नहीं होती बिकॉज अगेन एज सच कोई बिग चेंज नहीं हुआ था। यहाँ वो वही छुपते छिपाते टेज़रेक्ट वापस रखता है, पर जब निकलता है ना रास्ते के ऑपोजिट साइड पेगी को देखता है जो कुछ एजेंट से बात कर रही थी। अब स्टीव को फ्लैशबैक आता है पेगी के साथ उस कॉल की। 1945 प्लेन क्रैश से ठीक पहले उसे याद आता है एक प्रॉमिस, एक डांस की प्रॉमिस। बस एक हफ्ते बाकी थे उस दिन को आने में। तभी स्टीव खुद को संभाल के बोलता है नहीं, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिशन तो अभी बाकी है। अब होगी क्रेजी चीजें। स्टीव आता है 2014 से स्प्लिट हुई ब्रांच में और ये ब्रांच बहुत बढ़िया मेस्टअप है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझो अच्छे से। पहली बात तो यहाँ से थैनोस का वेरिएंट भाग के सेक्रेट टाइमलाइन के 2023 में जाके धूल बन गया पूरी आर्मी के साथ। ऊपर से नेबुला की वेरिएंट मर गई और गमोरा की वेरिएंट एमसीयू में ही रह गई। सो इस ब्रांच टाइमलाइन में थैनोस की पार्टी का कोई नहीं है 2014 के बाद से। उसकी बात मैंने इस वीडियो में किया और वही मैंने बोला था कि फिर भी इस टाइमलाइन में गमोरा और नेबुला के बिना ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फॉर्म होगी। तो तुम ही लोगों ने कहा था नहीं, कुछ भी बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है और इस बार स्टीव बनाएगा गार्डियंस की टीम, क्योंकि मैं चाहता हूँ। स्टीव आता है मोरैग में ऑर्ब लौटाने जिसके अंदर था पावर स्टोन। उसे एमसीयू में यहाँ क्या हुआ था, गार्डियंस कैसे फॉर्म हुए थे, ये सब कुछ पता था क्योंकि ब्लिप के 5 साल के दौरान रॉकेट ने ये कई बार डिस्कस किया था। पर स्टीव ये भी जानता था कि इस रियलिटी में थैनोस, गमोरा, नेबुला कोई नहीं है। तो अगर स्टीव ऑर्ब फिलहाल एमेच्योर क्विल को सीधा दे दे तो वो उसको बेच देगा या क्या पता पावर स्टोन रॉनन को ही मिल जाए। स्टीव रिस्क नहीं लेता। वो पहले क्विल को उठाता है और क्विल पूछता है कौन हो तुम, तुमने मुझे मारा क्या? स्टीव बोलता है मैं हूँ स्टीव रॉजर्स और नहीं, मैंने तुझे नहीं मारा और ज्यादा सवाल मत कर। ये देख मेरे हाथ में और क्विल लेना चाहता है। स्टीव बोलता है नहीं,
तुम जानते भी हो ये क्या है? ये सिर्फ एक खजाना नहीं, इसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है, और अगर ये गलत हाथों में गया ना तो पूरे गैलेक्सी को खतरा हो सकता है। सो अगर तुम मुझे वादा करो कि तुम उल्टा सीधा कुछ नहीं करोगे तो ही मैं ये स्टोन तुम्हें दूंगा। तो बोलो, क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ ये सुरक्षित रहेगा? क्विल तो क्विल था, मन ही मन वो ये बिलीव नहीं करता। वो बोलता है ओके मैं जानता हूँ, मे बी नोवा कॉर्प्स, इसलिए हमें ज़ेंडार प्लैनेट में जाना पड़ेगा। इसी बातचीत के दौरान रोनन के चमचे ऑर्ब को लेने आ जाते हैं, पर अब जब थैनोस नहीं है तो रोनन को पावर स्टोन क्यों चाहिए? क्योंकि रोनन खुद के लिए पावर स्टोन चाहता था ताकि वो ज़ेंडार प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। यहाँ स्टीव और क्विल टीम अप करते हैं और किसी तरह लड़के उन्हें डॉज करके क्विल के शिप में आ जाते हैं, और अब ये जाते हैं ज़ेंडार। क्विल स्टीव को बिट्रे करके ऑर्ब को बेचने की कोशिश करता है, पर रोनन का नाम सुनते ही ब्रोकर डील कैंसिल कर देता है। अब बाहर आके स्टीव बोलता है, अबे तू थोड़ा सा चुप है क्या? मैंने तुझे वार्न किया, फिर भी तू बिलियंस की जान दांव पे लगा रहा है। अब स्टीव और क्विल आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी रॉकेट और ग्रूट उन्हें देखते हैं और योंडू के लिए क्विल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इन चारों में थोड़ी बहुत हाथापाई के चलते नोवा कॉर्प्स इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में इन्हें मिलता है ड्रैक्स, जो कि रोनन से ही बदला लेना चाहता था। अब ये पांचों मिलके रॉकेट की हेल्प से जेल से भागते हैं। इस पॉइंट पे गार्डियंस की टीम थोड़ी बहुत फॉर्म हो चुकी थी। अब ये लोग स्टीव से पूछते हैं इस ऑर्ब का मैटर क्या है। स्टीव बोलता है, जितना मुझे याद है नोवेयर में एक आदमी है जो तुम्हें बताएगा सारा मामला क्या है। अब ये लोग जाते हैं कलेक्टर के पास, जो उन्हें वीएफएक्स के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स का ज्ञान देता है, और उस गुलाबी लॉन्डी की वजह से इन्हें स्टोन्स की पावर्स का अंदाजा लग जाता है। और स्टीव तो पहले से ही जानता था। अब स्टार लॉर्ड कन्विंस था कि किसी भी हाल में ऑर्ब रोनन के हाथ में नहीं दे सकते। तभी ड्रैक्स ने रोनन को बुला लिया था, जो कि यहाँ आके इनसे लड़के ऑर्ब ले जाता है। अब क्विल को योंडू ले जाना चाहता है, पर स्टीव समझाता है कि मामला गंभीर है। अब सारे रेवेंजर्स मिलके ज़ेंडार आते हैं। अब कहानी काइंड ऑफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की तरह ही होती है, बस मैंने गमोरा के रोल स्टीव को दे दिया थोड़े बहुत। फाइनल फाइट में स्टीव थोड़ी लीडरशिप दिखाता है और क्विल पावर स्टोन से रोनन को मार देता है। तो ऐसे इस ब्रांच में गार्डियंस फॉर्म हो चुकी। अब स्टीव अगले डेस्टिनेशन में जाने के लिए तैयार होता है। गार्डियंस ही उसे लिफ्ट देते हैं वॉर्मेयर तक, जहां उसे लौटाना था आखिरी स्टोन, सोल स्टोन। पहाड़ चढ़ते हुए स्टीव सोचता है इतनी दूर तो आ गया, पर एग्जैक्टली जाना कहाँ है। तभी उसके सामने आता है रेड स्कल। बोलता है, स्टीव रॉजर्स, जोसेफ रॉजर्स का बेटा। स्टीव बोलता है, स्कल तुम यहाँ हो? तो तुम ही वो उड़ती हुई लाल खोपड़ी हो जिसकी बात क्लिंट कर रहा था। इतने सालों बाद मिलके अच्छा लगा। स्कल बोलता है, सालों से मैं यहाँ हूँ, मेरी लालच ने मुझे यहाँ भेज दिया, और यहाँ मुझे मिला एक श्राप या फिर पर्पस, निगरानी करना, जो यहाँ आएंगे उन्हें गाइड करना, पर खुद कभी टच भी नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता ही होगा रॉजर्स, पर्पस कैन बी अ प्रिजन। क्या कहते हो? स्टीव नीचे अपने हाथ में सोल स्टोन की तरफ देखते हुए कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा टाइम तक मैं ये बोझ उठा चुका हूँ, बोझ जिम्मेदारियों की और उम्मीदों की। एंड स्टिल मैं नहीं जानता कि मुझे इस बोझ को उतारने की इजाजत है भी कि नहीं। स्कल, तुम भी उतना ही बंधे हुए हो जितना मैं हूँ, बस तुम इसे ड्यूटी कहते हो और मैं इसे कहता हूँ कर्स। पर चेंज तो चेंज होता है कैप्टन। सवाल तो ये है, क्या तुम में अपने इस बंधन को तोड़ने की हिम्मत है? स्टीव पैगी के फोटो वाले उस कंपास को निकाल के बोलता है, पता है हर बार मैं जब भी ये देखता हूँ मुझे याद आते वो पल, मेरा प्लेन क्रैश हो रहा था, मैं उसके साथ बात कर रहा था, एक डांस का वादा किया था हमने, जो डेट बस अगले हफ्ते ही थी, पर वहां मैं कभी नहीं जा पाया। मैं मरा नहीं, समय की सीमाओं ने मुझे बांध दिया। बार बार मैं यही सोचता था कि काश एक बार मैं समय के उस दूसरे छोर पे जाके उसके साथ कुछ पल और बिता पाता। इवन तब मैं जानता था ये पॉसिबल नहीं है, पर आज अभी ये पॉसिबल है। मेरे पास अभी बस एक पिम पार्टिकल बचा है, इससे मैं चाहूँ तो 2023 में लौट सकता हूँ और वहां मुझे शायद और पार्टिकल्स मिलेंगे। शायद मैं तब जब चाहूँ 1945 में जा सकता हूँ, पर मुझे डाउट है कि मेरे हाथ फिर बन जाएंगे और मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक और ऑप्शन है, मैं अभी सीधा 1945 में उसी हफ्ते वापस जा सकता हूँ जब मेरा प्लेन क्रैश हुआ था, पर तब मेरे पास वापस 2023 में जाने के लिए पार्टिकल्स नहीं बचेंगे। पर
क्या मैं सेल्फिश नहीं लगूंगा ये करते हुए? दुनिया के लिए इतना कुछ करने के बाद, अपना 100% देने के बाद, क्या मैं रिटायरमेंट डिजर्व भी करता हूँ? क्या ये उन सबको धोखा देना नहीं होगा जिनके लिए मैं खड़ा था? स्कल बोलता है, अच्छा बोलो रॉजर्स, जब तुम शांति के बारे में सोचते हो तुम्हें क्या दिखता है? स्टीव बोलता है, पेगी, ऑलवेज पेगी, वो जिंदगी जो मैंने कभी नहीं जी, वो डांस डेट जो कभी नहीं आया। स्कल बोलता है, और क्या तुम वो जिंदगी अभी भी ठुकराना चाहोगे, इवन तब जब किस्मत ने तुम्हें यह मौका खुद दिया है? कैप्टन, सवाल ये नहीं है कि तुम पीस डिजर्व भी करते हो कि नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम पीस एक्सेप्ट कर पाओगे? स्टीव बोलता है, मैं उसकी आंखों में कैसे देखूंगा, ये जानते हुए कि मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ। स्कल बोलता है, अच्छा, और अगर नहीं गए तो भी तुम उसकी आंखों में कैसे देखोगे, ये जानते हुए कि मौका मिलने के बाद भी तुम उसे छोड़ के आए हो? शायद तुम डरते हो कैप्टन, खुद के लिए जीने से डरते हो। स्टीव बोलता है, शायद तुम सही हो, पर अब मैं थक चुका हूँ बहुत ज्यादा। स्कल बोलता है, पता है कैप्टन, एक सोल्जर को पता होता है कि लड़ना कब है, एक हीरो को पता होता है कि कब सबके लिए खड़ा होना है, पर एक इंसान को ये जरूर पता होना चाहिए कि कब कुछ चीजों को अपने हिसाब से जाने देना चाहिए। स्टीव बोलता है, ठीक है, शायद सिर्फ एक बार अब मैं कोई सोल्जर या हीरो नहीं, सिर्फ स्टीव बन सकता हूँ। स्कल बोलता है, तो तुम फ्री हो कैप्टन, ऐसी तरह फ्री जैसा मैं कभी नहीं हो सकता। अब स्टीव सोल स्टोन वापस कर देता है और स्कल को अलविदा बोल के चला जाता है एक नई जिंदगी जीने जो बहुत ढांसू होने वाली है। आखिरी पार्टिकल को यूज करके स्टीव चला आता है 1945 के उसी टाइम पे जब उसका प्लेन क्रैश हुआ था। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझो, ठीक है? इसी पॉइंट पे सबका डाउट है कि क्या उसने ब्रांच टाइमलाइन बनाई या फिर सेक्रेट टाइमलाइन में ही था। इवन डायरेक्टर्स और राइटर्स के ओपिनियंस इस पे अलग है। डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि स्टीव ने यहाँ ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट की, जबकि राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस एंड स्टीफन मकफीली ने कहा नहीं, वो सेक्रेट टाइमलाइन में ही था और पूरी लाइफ उसने पेगी के साथ अंडरकवर रह के बिताई। और पेगी के जिस हस्बैंड के बारे में हम नहीं जानते थे वो फ्यूचर से गया हुआ स्टीव ही था। अब मैं पर्सनली राइटर्स वाला ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स से स्टीव की लाइफ की डेस्टिनी और पेगी के साथ एक फुल सर्कल मोमेंट क्रिएट होगा। नहीं तो सेक्रेट टाइमलाइन में पेगी का हस्बैंड कोई और हो जाएगा यार। और तुम ही सोचो, अपनी बीवी के साथ 20 साल मैरिड लाइफ गुजारने के बाद अगर तुम देखो कि उसके डेस्क पे तुम्हारा नहीं उसके एक्स की फोटो रखी हुई है, थोड़ा तो ऑड है यार। पर मैं डायरेक्टर्स का भी मान रखना चाहूंगा। अगर मैं नैरेटिव के साथ थोड़ा स्मार्टली खेलूं तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ पॉसिबल हो सकती है। कैसे? सुनो, तो 1945 में जाने के बाद कुछ टाइम तक छिप छिप के स्टीव पेगी से एक बार मिलने का मौका ढूंढता है और जब उसे वो चांस मिलता है वो पेगी को कुछ भी बताने से पहले एक स्वीट सा हग करता है। उसके बाद सब कुछ बताता है कि एकदम प्लेन क्रैश होने से लेके अब तक स्टीव के लाइफ में क्या हुआ है। फिर पेगी स्टीव के लिए अंडरकवर रहने का जुगाड़ करती है, फेक आइडेंटिटी भी बनाती है और इन सब में हावर्ड स्टार्क भी इनकी हेल्प करता है। तो स्टीव की फ्यूचर से आने वाली बात हावर्ड स्टार्क को भी पता थी और उसके बाद वो दिन आता है जब स्टीव अपने 80 साल पुराने प्रॉमिस को एग्जैक्ट उसी डेट पे पूरा करता है। वो डांस, हालांकि स्टीव के लिए वो 80 साल नहीं 12 साल थे, बाकी टाइम तो वो बर्थ में था, पर पेगी के लिए ये सिर्फ 5-6 दिन ही थे। जो भी हो, इसके कुछ टाइम बाद स्टीव के अंदर मॉरल डिलेमा आने लगता है। जैसा कि हम उसे जानते हैं, वो हमेशा जो उसे सही लगता है जी जान लगा के वही करने की कोशिश करता है। अब उसके अंदर डिलेमा ये आता है कि सही क्या है और ज्यादा सही क्या है। मतलब ऑप्शन 1 इज उसको फ्यूचर में बड़े बड़े खतरे आने वाले पता है, तो अगर वो अभी से सबको इन्फॉर्म कर दे तो शायद ये लोग लोकी, अल्ट्रॉन, थैनोस सबको पहले से ही रोक सकते हैं या हरा सकते हैं। पर ऑप्शन 2 इज वो कुछ ना बताए और अपनी एक नई लाइफ जिए, क्योंकि अगर फ्यूचर के बारे में बताया तो टाइमलाइन सेम नहीं रहेगी। और स्टीव के लिए दोनों ऑप्शन सही थे और वो फाइनली चूज करता है दोनों ऑप्शंस अलग अलग टाइमलाइन में। मतलब चूज करने से ठीक पहले टाइमलाइन की ब्रांचिंग हो गई। सीक्रेट टाइमलाइन में उसने ऑप्शन 2 चूज किया, पर ब्रांच टाइमलाइन में ऑप्शन 1। तो ऐसे सीक्रेट टाइमलाइन में सब कुछ सेम रहता है। स्टीव अपनी लाइफ जीता है और ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स से लड़ता है जिनके बारे में उसे पहले से पता नहीं था। और ये वाले इवेंट्स ना सीक्रेट टाइमलाइन में भी कैनन है।
स्टीव ने अंडरकवर रैकेन का सामना किया था। शील्ड की बहुत ज्यादा मदद की उसने। बस हमें नहीं पता था कि उन इवेंट्स में फ्यूचर से गया हुआ स्टीव भी इन्वॉल्व था और सुमड़ी में वो हावर्ड स्टार्क से ही एक नई शील्ड बनवाता है जो बाद में वो सैम को दे देता है। और दूसरी तरफ उस ब्रांच टाइमलाइन में स्टीव बिना खुद को रोके खुली किताब बनके सारे खतरों को पहले ही रोकने की कोशिश करता है और उस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करके हाइप जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद ही हाइप का ऑप्शन आता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।